इजराइल में कम से कम 6 लाख लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह की एक नेवल यूनिट तैयार कर रहा है। वेस्ट बैंक में आज 2 जगह जबरदस्त संघर्ष हुआ। गाजा में 4 सिविलियंस आज इजरायली फायर में मारे गए। नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन कमिटी ऑर्डर कर दी। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू अपने खिलाफ भी जो सवाल है उसका जवाब देगा। उसके बाद लंदन में अगर आप जेनोसाइड नाम ले लें तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं। ग्रेटा थनबर्ग के साथ यही हुआ। सीरिया में एक तरफ ड्रूज, दूसरी तरफ कुर्द, दोनों तरफ से जो सीरियन अल शरा की आर्मी है वो दोनों तरफ से इस समय फायर आर्म फेस कर रही है। देखिए, अमरीश मिश्रा स्पीक्स के आज के यानी 23/12/2025 के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं अंतर्राष्ट्रीय आज वीडियो नहीं जारी कर पाया, इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। बड़ी सनसनीखेज खबरें। एक बिस्मिल्लाह खान साहब ने कुछ उठाई थी कि मैं कभी इसके बारे में बात करने लगता हूं तो वहां चला जाता हूं। अरे भाई, हम शुरू में हेडलाइंस देते हैं, ये हेडलाइंस हैं। अब इन हेडलाइंस को हम एक एक करके इसी क्रम में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद और जो कुछ खबरें रह जाएंगी उनको लास्ट में देंगे। हमारा कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एक बहुत ओवर स्ट्रक्चर्ड हो या वो मैं किसी टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के बात कर रहा हूं। मैं एक स्पॉन्टेनिटी रहनी चाहिए खबरों में। जो 6 लाख इजरायली मानसिक रूप से बीमार हैं, ये खबर अमेरिका की एक वेबसाइट है मीडिया लाइन, इसने पब्लिश की और इसने पूरा सर्वे किया और फिर इसने ये कहा है कि 500 बिलियन शेकल्स का यानी $160 बिलियन का जो खर्च है वो इजराइल के ऊपर एक्स्ट्रा लद गया है। ये बजटरी जो एलोकेशन होते हैं उससे अलग है। ये उन 6 लाख जो मानसिक रूप से बीमार इजरायली हैं उनकी देखभाल में जाएगा अगले 5 सालों में। और जो लोग घायल हुए हैं, मारे गए हैं, वो एक अलग चीज है। अब देखिए, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ रही है कि 25 से 38 साल के बीच का जो वर्कफोर्स है इजराइल की, जो सबसे यंग वर्कफोर्स है, जो उनका सबसे एफिशिएंट वर्कफोर्स है, उसने अपनी एफिशिएंसी लूज कर दी क्योंकि वो हाई वैल्यू स्पेशलाइज्ड वर्क की तरफ नहीं जा रहे हैं। वो लोग साइकोलॉजिकल एग्जॉशन की तरफ से जो इजी जॉब्स हैं, जो कैजुअल जॉब्स हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो पीटीएसडी जिसको कहते हैं, 30% पॉपुलेशन इजराइल की उससे ग्रसित है। इजराइल आप जानते हैं बहुत ज्यादा आबादी वाला देश नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 1 करोड़ 20 लाख, ऐसा नहीं है। इजराइल करीब 70 से 80 लाख के बीच में उसकी पॉपुलेशन है। अरब्स 20 लाख अरब्स को मिला के जो इजरायली सिटीजन हैं, सेकेंड क्लास सिटीजन। फिर देखिए, फिर आगे ये रिपोर्ट कहती है, जो मीडिया लाइन की रिपोर्ट, अमेरिकन रिपोर्ट है, ये कहती है कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक पैटर्न है। जो सारे के सारे प्रिडिक्शन जो इजराइल अपनी इकोनॉमी के बारे में कर रहा है, उसकी कंपनीज अच्छा कर रही हैं। उसकी कंपनीज को गाजा की वॉर से फायदा हुआ है क्योंकि उनके जो हथियार हैं और इस तरह की क्योंकि सबसे बड़ी इंडस्ट्री इजराइल की वो डिफेंस इंडस्ट्री, और उसको फायदा हुआ। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि एवरेज इजरायली को जरा भी फायदा हुआ है। अब देखिए, अब जो दूसरी हमने बड़ी हेडलाइन जो आपके बीच में लाया था, ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह की यूनिट को ट्रेन कर रहा है, और वो भी एक नेवल यूनिट। हिजबुल्लाह के पास जिसकी कमी थी एक नेवी की, वो इजराइल उसको ऑलरेडी ट्रेन कर रहा है। उसको ईरान ट्रेन कर रहा है। और आप ये सोचिए कि जो इजराइल बार बार ईरान के बारे में एक हवा बनाता है, उसके पीछे ये भी है। और इधर 2 दिनों में ईरान ने हवा बनाना बहुत तेज कर दिया। कल का जो अंतर्राष्ट्रीय वीडियो था, जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 में मैंने जारी किया था, उसमें यह बात मैंने बताई थी कि ईरान से किसको खौफ है। और ईरान का इतना खौफ कि उसके बारे में पूरा यह कहा जा रहा है कि ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। अब आप ईरान की घेरेबंदी देखिए। मैंने आपको यमन के बारे में पहले बताया था। अब ये कोई ना कह दे कि मैं लेबनान और इसके बारे में बात कर रहा हूं तो यमन कहां से ले आया। अरे भाई, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है, इसको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो
जब यमन में भी एक ईरानियन जो ड्रिल्स हैं, जो ईरानियन जो ट्रेनिंग है, उस तरीके के कैंप्स चल रहे हैं। इस तरह की खबर खुद इजराइल अमेरिका देता रहा है। हिजबुल्ला में लेबनान में हिजबुल्ला की एक नेवल यूनिट तैयार हो रही है। यह एक बहुत बड़ी खबर है और इसको लेके पूरी अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये खबर सही नहीं है, ये खबर जो है ये इजराइल फैला रहा है। लेकिन इजराइल भले ही फैला रहा हो, लेकिन हर चीज जो वो फैलाता है वो उसके हाथ से भी निकल सकती है, क्योंकि उसमें देखिए ये बात तो तय है कि सीरिया में जो ईरान और इजराइल और अमेरिका की मदद से जो वहां सरकार बनी और उसका मकसद था लेबनान और ईरान के बीच की कड़ी को काट देना, उसमें सफलता नहीं मिली है। इरानियन फोर्सेस एम्बेडेड हैं लेबनान में। अब देखिए हम उसके बाद आते हैं वेस्ट बैंक पे। देखिए मैं क्रमवार तरीके से चल रहा हूं तो कोई इसमें वो ना करे। अब वेस्ट बैंक में देखिए जो कलंदिया कैंप में और ट्यूबस में दो जगह जबरदस्त भिड़ंत हुई है और ऐसी भिड़ंत हुई है कि इसमें इजरायली फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए कलंदिया को उन्होंने चारों तरफ से इस समय घेर लिया है और कलंदिया ये जेरूसलम में, जेरूसलम देखिए एक बड़े सेंटर के रूप में उभर रहा है रेजिस्टेंस के। उसके बाद कफ्र अकाब जो नेबरहुड है जेरूसलम का, वहां भी संघर्ष हुआ। फिर अल बिरै में संघर्ष हुआ। उसके बाद जाबा साउथ ऑफ जेनिन वेस्ट बैंक, यहां भी संघर्ष हुआ। यहां पर कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। आईडीएफ ने कुछ फिलिस्तीनी युवाओं को गिरफ्तार किया। उसके बाद जो नॉर्थ ऑफ हिब्रोन हलहुल में कन्फ्रंटेशन भी हुआ, जो दो बड़े कन्फ्रंटेशन हुए मैंने बताया शुरू में। उसके अलावा ये जो तीसरा है हलहुल हिब्रोन साउथ वेस्ट सदर्न वेस्ट बैंक में आता है, यहां भी जबरदस्त संघर्ष हुआ। फिर सल्फेट में एक नवयुवक को आईडीएफ ने गोली मार दी, यूसुफ अकेल उसका नाम है। फिर आप देखिए तो ट्यूबस में जो मैं बता रहा था कि जो संघर्ष हुआ उसमें इस बार रेजिस्टेंस की फोर्सेस सीधे आ गई। और मैंने आपको बताया था कि वेस्ट बैंक में 3 तरह के अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मास रेजिस्टेंस और आर्म्ड रेजिस्टेंस। तो मास रेजिस्टेंस तो हुआ, कलंदिया में हुआ और हलहुल में हुआ, लेकिन ट्यूबस में आर्म्ड रेजिस्टेंस था, जहां स्पेशलाइज्ड जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की यूनिट्स थी उन्होंने आईडीएफ पे गोली चलाई एकदम क्लियरली। अच्छा, इसके बाद बेतफुरिक में यहां पर कुछ उड़ानें भरी इजरायली हेलीकॉप्टर्स ने, फ्लेयर बॉम्ब्स छोड़े। कुछ जगह नाब्लस में अवर्ता चेक पॉइंट उसको स्टॉर्म किया। कुछ जगह साउंड बॉम्ब्स भी इजरायली फोर्सेस ने छोड़े। और इस तरीके से वेस्ट बैंक में भी आज भी वैसे ही स्थिति रही जैसे हर दिन पिछले करीब 1 महीने से लगातार स्थिति बनी हुई। उसके बाद जो गाजा की जो स्थिति है, 4 फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए, शहीद हुए। इसमें जो 2 फिलिस्तीनी हैं वो गाजा सिटी से वो येलो लाइन की तरफ जरा सा भटक गए थे तो उनको गोली मार दी गई। ये लगातार इजराइल का ये सीज फायर वायलेशन बना हुआ है और इसको लेकर और दो लोग और अन्य घटनाओं में, ऐसी ही घटनाओं में बनी सुहेलिया और खान यूनिस के बीच, वो भी इजरायली बम्बार्डमेंट में उनकी क्षति हुई, वो मारे गए। अच्छा, अब देखिए यहां पर एक जो प्रिजनर्स ब्यूरो है गाजा का, उसकी इंफॉर्मेशन आई है कि जो फीमेल पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स है गाजा वेस्ट बैंक दोनों की, उनको डायमंड प्रिजन फैसिलिटी में रखा जा रहा है जो इजराइल के अंदर है, और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। उनके हिजाब को हटाया जाता है, उनको लगातार बेइज्जत किया जाता है और उसके साथ साथ उनको मारा पीटा जाता है। हालांकि अभी तक ये जो खबरें हैं ये है कि वहां पर महिला पुलिस है, वही इस तरह के अत्याचार कर रही है। लेकिन आपको मैं एक खबर बता चुका हूं जिसकी वजह से यूट्यूब ने हमारा पूरा चैनल ही डिमोनेटाइज कर दिया था, जब मैंने बताया था कि एक इजरायली महिला के साथ एक फिलिस्तीनी महिला के साथ इजरायली जो गार्ड्स हैं उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया।
वो मैंने बताया था, उसकी वजह से क्या हुआ था वो आपको मैं याद दिला दूं। तो ये जो देखिए पूरी परिस्थिति है, इसमें हम एक सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि ये मानवाधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। दुनिया में कई जगह लोग इसको उठा रहे हैं। उसके बाद नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 में अपने ही खिलाफ एक तरह से इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। अब यहां पर हम लोग के यहां भी इस तरह की चीजें हुई है, किसी के पास पद है, उसके खिलाफ केसेस हैं, तो उसने वापस ले लिए। यहां नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया एक स्पीच में कि मेरे खिलाफ भी या मुझसे भी कोई सवाल पूछे तो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। I suggested that the way that we address this question of investigating what happened on October 7th is the same way that the United States investigated the question of what happened on September 11th. Okay? अब इसका क्या मतलब यह है कि अगर उनकी भूमिका के बारे में पूछा जाएगा तो ये सच बताएंगे कि 7 अक्टूबर को ये कहां थे। 7 अक्टूबर की सुबह तड़के जब हमला हुआ था, जब पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने दुनिया की सबसे मजबूत सिक्योरिटी फोर्स को, जो इजराइल अपने को कहता है, उसको तार तार कर दिया था। तो ये जो सारी चीजें हैं ये भविष्य के गर्भ में है। उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने कल शाम को एक लंदन में प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर ग्रेटा थनबर्ग दिखाई दी और एक बड़े स्तर पे अच्छे खासी मात्रा में लोग थे। उसके बाद अगले दिन यानी आज उनकी गिरफ्तारी हो गई दिन में, जब वो दूसरा प्रोटेस्ट कर रही थी अकेले, तो वहां पर उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद जो देखिए सबसे बड़ी खबर है वो आ रही है सीरिया से। अब सीरिया में क्या है कि सीरिया की जो पूरी सिचुएशन है उसमें बीच में सीरिया की सरकार है अभी मौजूदा, जो दमस्कस में है। इजराइल कुनैतरा में है, उससे थोड़ी ही दूर साउथ इजराइल में ही। उधर नॉर्थ ईस्ट एरिया है सीरिया का, वो वहां पर कुर्द फोर्सेस हैं। नॉर्थ वेस्ट जो है इडलिब एलेप्पो, वहां पर है तो कंट्रोल दमस्कस का, अल-शरा का ही, लेकिन वहां पर गाहे बगाहे नई फोर्सेस उभर जाती हैं। वहां पर जो तुर्की बैक कर रहा है एसएनए को, सीरियन नेशनल आर्मी, उसके भी लोग हैं वहां पर। और बीच बीच में आईसिस ने हमला भी उस इलाके में नॉर्थ वेस्ट सीरिया में किया है। इधर जो लेटेस्ट खबर यह है कि इधर जो इजराइल जिन रूस मिलिटेंट्स को आगे बढ़ा रहा है, और उधर से जो कर्डिश फोर्सेज हैं, जिनके हाथ में रक्का से लेके एक बड़ा नॉर्थ ईस्ट सीरिया का इलाका है, और जो अमेरिका से और यूरोप से अलाइड हैं, उनकी भी सीरिया की सरकार से झड़पें हुई हैं, और जिसमें सीरिया की सरकार को नुकसान हुआ है, मौजूदा सरकार को। अब सवाल यहां पर यह है कि ये कई बार हो चुका है, ये चौथी या पांचवी बार हो रहा है। तो अल-शरा पे वो प्रेशर डालते हैं, उसके बाद अल-शरा कुछ कंसेशन देता है। जैसे इस बार उसने कह दिया कि गोलन हाइट्स, जो सीरिया का मैप पब्लिश हुआ उसमें गोलन हाइट्स नहीं था। अब कुछ और उससे कंसेशन चाहते होंगे, पर सवाल यहां पर यह है कि अल-शरा रेजिस्टेंस की तरफ कब जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो सीरिया में बढ़ रहा है। आम जनता का रेजिस्टेंस, सुन्नी जो अरब ट्राइब्स हैं उनका रेजिस्टेंस वो बढ़ रहा है। उन्होंने इजराइल से गोली बारूद का भी एक तरह से आदान प्रदान हुआ है, उसके बारे में भी हम पहले आपको बता चुके हैं। बेत जिन इलाके में दमस्कस और कुनैतरा के बीच में, इन सारी परिस्थितियों में देखिए सीरिया एक तरह से झूल रहा है, मतलब इट इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, जिसको कहा जाए। अच्छा, उसके बाद देखिए ईरान से जुड़ी एक और खबर है। येडोत अहरोनोत जो अखबार है इजराइल का, उसने एक लेख छापा है जिसमें मिलिट्री कॉरेस्पॉन्डेंट जो येडोत अहरोनोत का, और ये हिब्रू पेपर है, हिब्रू साइट है, याव ज़ेटोन, वो कह रहे हैं कि ईरान के जो 12 दिन का युद्ध हुआ ईरान और इजराइल का, उसके बाद से अमेरिका या इजराइल या पूरा वेस्ट, नेटो, कोई ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं कर पाया जो ईरान पे नजर रख सके। तो ईरान में अंदर क्या हो रहा है कुछ हमको पता नहीं है, और यह बार बार कहा जा रहा है। उधर कुछ ईरान की आर्मी जब ड्रिल करती है, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट करती है, तो तुरंत ये होता है कि वो इजराइल पे हमला करने वाले हैं।
अभी जो हिजबुल्लाह वाली खबर आई उसमें भी ये बात, इसीलिए वो और बढ़ाई जा रही है, हालांकि वो उल्टा पड़ेगी, क्योंकि इसका ये मतलब भी हो सकता है, जो हिजबुल्लाह वाली खबर है कि ईरान ट्रेन कर रहा है, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि बड़े स्तर पे जब ईरान इजराइल अगर दोबारा युद्ध होता है तो उधर से एक हिजबुल्लाह का वार भी हो सकता है। और आपको एक चीज बताएं, इसमें अभी बताना जरूरी है, क्योंकि मैं कभी भी किसी एक स्ट्रक्चर उस पर एक बिल्कुल एक फिक्स रिजिड स्ट्रक्चर पर नहीं चलता हूं। तुर्की को लेके भी इजराइल ने बोलना शुरू कर दिया है कि ईरान के बाद तुर्की सबसे बड़ा थ्रेट है, और इसको लेके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहां पर इजराइल की तरफ से यह आ रहा है कि अभी तक तुर्की केवल बोलता था और एंटी इजराइल, लेकिन उसके साथ ट्रेड संबंध थे, सब कुछ था, और उसकी बातों का खास महत्व नहीं था। लेकिन अब सीरिया के सवाल पे एक कन्फ्रंटेशन हो सकता है, और ऐसे कन्फ्रंटेशन में जो सबसे टर्की का स्ट्रांग पॉइंट है वो उसकी नेवी है, और उसकी नेवी जो है वो ब्लॉकेट कर सकती है इजराइल का। देखिए, ये बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद आप देखिए तो जो रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने, देखिए, आज एक बड़ा हमला किया। अभी उसका पूरा जो प्रभाव है यूक्रेन पे, उस क्या हुआ है अभी उसकी खबर नहीं आई है, लेकिन कम से कम 2 या 3 वेव्स में ड्रोन्स यूक्रेन की तरफ जाते देखे गए। और रशिया ने कहा था कि ट्रंप का जो पीस प्लान है उसको यूरोप डिरेल कर रहा है, हम इस झांसे में नहीं आएंगे, और यूक्रेन से हमको डॉनबैस रीजन चाहिए ही चाहिए, ईस्टर्न यूक्रेन का बड़ा हिस्सा, क्योंकि वो रशियन स्पीकिंग है। और उसके साथ साथ यूक्रेन नेटो में ना जाए, नेटो बाकी देशों के भी माध्यम से, जैसे बगल में जॉर्जिया है, फिर लाटविया है, इथोनिया है, कई ऐसे जो पहले यूएसएसआर में थे, 15 देश जो अलग हुए थे यूएसएसआर से 1991 में, तो उनको भी इस्तेमाल करेगा नेटो अगर यूक्रेन हाथ से निकल गया। तो ये जो पूरी परिस्थिति, और आप जानते हैं बार बार मैं रोज कहता हूं कि रशिया, चाइना, ईरान का एक गठबंधन है, और इस गठबंधन में ये तीनों ही देश, कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये तीनों ही देश इसमें एक साथ आते हैं, प्रभावित होते हैं, और जवाब भी उस तरह से देते हैं। 12 दिन के युद्ध में भी हमको दिखा, उसके बाद भी जिस तरीके से मदद चाइना और रशिया ईरान की कर रहा है। तो अब आप देखिए कैसे एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, अलहदा नहीं है कुछ, और इसीलिए क्रमवार रखते हुए भी चीजों को, उनको जोड़ना जरूरी है। और एक ऐसा पॉइंट आना चाहिए किसी भी प्रसारण में, जब आप एक जनरल एक बातचीत में जाएं, इम्प्रोवाइज्ड, एक्सटेम्पोर, और जिसमें आप सारी चीजों को एक दूसरे से मिला के जनता के सामने पेश करें। तो ये देखिए आज का प्रसारण था। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।